अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करना था ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा जी, क्या होता है भाई इक्विलिब्रियम आपके पास? When all the forces or torques are balanced. जीरो के Summation इक्वल हो। left और summation top zero. ठीक है, आपके पास जो है ना वो इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये यस उसकी मैम। आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या थी? जो टॉर्क Sum of all torques टॉर्क is इज zero. इक्वल टू Summation जीरो। top is equal to zero. क्या आपके पास जो है फर्स्ट कंडीशन क्या डिस्क्राइब करती है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और सम ऑफ ऑल द रोटेटरी फोर्सेस जो टॉर्क है बेसिकली वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये चीज़ जो है ना वो आपने नोट करनी है कि टॉर्क की ये जो दो है ना ये कंडीशंस हैं। ठीक है, ये इसकी टाइप्स नहीं है। आपके पास बेसिकली कंडीशंस इक्विलिब्रियम की कितनी हैं? दो हैं, एक फोर्सेस वाली और एक टॉर्क वाली। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स है ना आपके पास वो डिफरेंट है। अब जैसे यहाँ पे जो है ना वो मेंशन किया हुआ है कि इक्विलिब्रियम की ना टू टाइप्स हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये टू नहीं है, बेसिकली आपके पास इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं? थ्री टाइप्स होती हैं। ठीक है, कंडीशंस दो हैं और टाइप्स कितनी है? 3. तीन है। ठीक है, ये याद रखना है। एक आपके पास जो है ना वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एक आपके पास जो है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थर्ड आपके पास आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस दो हैं और टाइप्स कितनी है? तीन है। 3. ठीक है, ये 3. याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात आपके पास। ठीक है, इसको आगे जो है ना वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अच्छा जी, अब ये जो दो कंडीशंस पहले मैंने आपको बताई, ठीक है, कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टेशनरी है, ठीक है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स वही है आपके पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, एंड रिजल्टेंट मोमेंट्स। अब आपके पास टॉर्क जो है वो बेसिकली क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ठीक है, फोर्स वेक्टर है और आर आपके पास वेक्टर है, तो टॉर्क भी आपके पास क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है। ये जो आपके पास आर है बेसिकली किसको कह रहा है? ये आपके पास है मोमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, मोमेंट ऑफ आर्म। बेसिकली ये जो फर्स्ट आपकी कंडीशन है ना ये सारी फोर्सेस हैं, लीनियर फोर्सेस हो सकती हैं। लेकिन जो सेकंड आपकी कंडीशन है टॉर्क वाली, इसमें आपके पास कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं? जो किसी पिवट पे एक्ट कर रही हो। ठीक है, रोटेटरी फोर्सेस जो है आपके पास। इसको आप ये भी कह सकते हो, रिजल्टेंट टॉर्क भी कह सकते हो। ठीक है, और रिजल्टेंट मोमेंट भी कह सकते हो। बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है, आप इसको रिजल्टेंट फोर्स भी रिजल्टेंट मोमेंट भी कह सकते हो और रिजल्टेंट टॉर्क भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है? Yes. ठीक है, वो किसके इक्वल होने चाहिए? फोर्स और मोमेंट किसके इक्वल होने चाहिए? जीरो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल द फोर्सेस एंड कपल अप्लाइड ऑन इट। अच्छा, ये आपके पास कपल क्या होता है? पढ़ा हुआ है पहले? मैम इस तरह कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, वो उसके एग्जांपल में जैसे आता है। आपके पास जो है ना इसकी कपल की एग्जांपल आपके पास है कार का स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, गुड। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है? ये अगर लेट्स सपोज आपके पास स्टीयरिंग व्हील है तो एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन की है और एक फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन की है। ठीक है, बेसिकली अगर ये आपके पास 2 न्यूटन की फोर्स है तो आपके पास अपवर्ड जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी? 2 न्यूटन की होगी। ठीक है, अब आपके पास एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की है, एक फोर्स अपर डायरेक्शन की है। ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और उनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। ठीक है, तभी आपके पास जो है वो क्या चीज़ जनरेट होती है? कपल जनरेट होता है। समझ आ रही है बात? Yes. अच्छा जी, अब आपके पास जो है ना वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेसिकली आपके पास क्या होता है? ठीक है, if the combined effect of all the forces acting on the body is zero and the body is in the state of rest, then its equilibrium is termed as static equilibrium. ठीक है, आपके पास इसमें एग्जाम्पल किसकी आ सकती है? जितनी भी आपके पास स्टेशनरी बॉडीज हैं। ठीक है, स्टेशनरी बॉडीज कौन सी होती हैं? जो आपके पास रेस्ट पे हैं। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस उन पे एक्ट कर रही हैं वो किसके इक्वल है? वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ आ रही है? जितनी भी बॉडीज आपके पास रेस्ट पे हैं। ठीक है,
समझ आ गई? Yes. यस मैम। ठीक है, इसमें आपके पास एक एग्जांपल ये हो सकती है, लेट्स सपोज अगर ये टेबल पे आपके पास बुक है, ठीक है, तो आपके पास बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे उसको हम mg लिखेंगे, ठीक है, और एक जो है वो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होती है अपर डायरेक्शन में जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आया, रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, n इक्वल्स टू mg। हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, इसमें अपर फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है, जो आपके पास अप डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होती हैं वो किसके इक्वल आ जाती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही होती हैं उसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट जो टोटल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपके पास ये जो बुक है, टेबल है, चेयर है, ये क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में, समझ आ रही है ये बात, Yes, ठीक है, ma'am. स्टेशनरी है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। Yes, ma'am. अब आपके पास आ जाती हैं टाइप्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम आपके पास जो है ना क्या कहता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। इसका क्या मतलब है, मैम हम इसका किसी मतलब है चीज को कि थोड़े मूव अगर करते हैं तो हम वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में आ वापिस जाती है, उसी फॉर एग्जांपल। जी इसका ये मतलब है जैसे कि आपके पास बॉक्स में इन्होंने की पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। अब ये जो है ना स्टेट, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, इसको लिख देते हैं हम इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब जो इन्होंने बुक डिस्प्लेस की है, ठीक है, एक सर्टेन एंगल से डिस्प्लेस की है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं इनिशियल पोजीशन से इसको थोड़ा सा टिल्ट करके फाइनल पोजीशन पे लाके इसको मैं ड्रॉप करूं तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, Yes. यस ठीक मैम। है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें इस तरह कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है, समझ आ रही है बात, Yes, ma'am. ठीक है। अब बेसिकली जो ये ग्रीन सॉरी ये रेड डॉट है ना, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपके पास एक्सप्लेन कर रहा है COG को, ठीक है। COG क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity. सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो क्या हो जाता है, वो रेज हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। जब आपने क्या किया सब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर जाएगा, रेस्ट कर जाएगा, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, समझ आ रही है बात, Yes, ma'am. ठीक है। यस फर्स्ट मैम। इमेज में देखें वो यहाँ पर था, सेकंड इमेज में देखें यहाँ पे है, तो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर गया, इंक्रीज कर दिया, रेज कर दिया, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके पास जो है वो एक बात ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे, ठीक है। और सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, रेज्ड हो जाएगा। रेज हो जाएगा, यस हो ठीक जाएगा। है, समझ आ गई ये बात, Yes, ma'am. ठीक है। अब इसी तरह आपके पास जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बेसिकली आपके पास ये जो है ना, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना जो है ना वो इजी है। अब आपके पास बॉल है ना, बॉल की एग्जांपल है, वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल मैम ऑब्जेक्ट्स जो स्फेयर है, जिस तरह स्फेयर होता है, बॉल होती है। स्फेयर हो गया, बॉल होगी। अच्छा अब इसमें ना इन केसेस में आप देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं आप बता सकते, बॉल के केस में बता सकते हो, नो। नो मैम। ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ना तो वो आपके पास लो होगा ना वो रेज करेगा, वो जैसे ही था वो वैसे ही रहेगा, समझ आ रही है बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंजिंग नहीं आएगी। ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये बेसिकली आपका COG है। अब आप देखो कि ये उसकी, अगर हम इसको कहें कि ये उसका फर्स्ट फेज था और ये डॉटेड उसका सेकंड फेज था, तो आप मुझे बताओ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं शिफ्ट हुआ है, ना वो रेज हुआ है ना वो लोअर हुआ है, Yes, ठीक है। ma'am. तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आप उसको मूव करो, रोल करो,
वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर है तो वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में होता है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। समझ आ रही है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, स्टेबल में क्या होता है सीओजी के साथ? मैम उसमें रेज होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और न्यूट्रल में सेम रहता है। न्यूट्रल में आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास जो है वो ये वही स्लाइड रिपीट हुई हुई। अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने पहले आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आपके पास इक्विलिब्रियम जो है ना, इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को ना तीन फैक्टर्स जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है बेस ऑफ सपोर्ट, एक आपके पास होता है COG जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक आपके पास होता है LOG जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। समझ आ रही है? ये तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी जो है ना वो अफेक्ट कैसे हो सकती है, इन तीनों को डिस्टर्ब करने से आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी जो है ना वो चेंज हो सकती है। मतलब आपके पास वो स्टेबल भी हो सकता है, वो अनस्टेबल भी हो सकता है, वो मोर स्टेबल भी हो सकता है, वो लेस स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपके पास क्या चीज़ अफेक्ट कर रही होती है, द साइज ऑफ सपोर्टिंग बेस। ठीक है, सपोर्टिंग बेस बेसिकली आपके पास वही है, बेस ऑफ सपोर्ट, BOS लिख लें या S, जो भी आपके पास जो नोटेशन आप यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, अब अगर आपके पास बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो वाइड है, ज़्यादा है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर आपकी बेस ऑफ सपोर्ट कम हो। बात समझ आ रही है? Yes, अगर ma'am. बेस ऑफ सपोर्ट वाइड है, ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, तो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अगर बेस ऑफ सपोर्ट कम है तो वो अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, Yes, ma'am. मतलब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो उसके जो सपोर्टिंग बेस है या बेस ऑफ सपोर्ट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बेस ऑफ सपोर्ट कम करते हो तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, Unstable. अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर इसकी हो गया? इसकी एग्जांपल मैम हम यस मैम। पेंसिल भी ले सकते हैं ना, कि पेंसिल को अगर निब पे स्टैंड करें तो उसकी बेस हम्म, कम है, और अगर उसको रबर पे स्टैंड करें तो उसकी बेस ज़्यादा है। तो बेसिकली वो किस में आता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है कि आपके यस। पास जो है उसकी बेस ऑफ सपोर्ट है, ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगी, जितनी कम होती जाएगी वो उतना अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास पॉइंट है द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्टेबल करना है ना तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो जितना कम होगा ना वो उतना ही क्या होगा, वो उतना ही स्टेबल होगा। जैसे आपके पास ये रेड डॉट से मैं बना देती हूँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, COG मैंने बना दिया। अब अगर मैं इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर वाली डायरेक्शन में बना दें। ठीक है, COG। अब आपके पास जो है वो COG की हाइट जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। COG की हाइट जितनी ज्यादा होती जाएगी वो उतना ही क्या होता जाएगा, आपके पास अनस्टेबल होता जाएगा। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसको ना मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। पहले तो आपने अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल करना है तो उसकी बेस ऑफ सपोर्ट क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, दो केसेस बना लेते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, मैंने बताया कि आपके पास COG जो है ना वो जितना कम होगा हाइट में उतनी आपके पास क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा, और जितना COG जो है वो हाइटेड होगा उतना ही वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। समझ आ रही है ये अनस्टेबल। बात? यस मैम। ठीक जी है, मैम। अब एक थर्ड पॉइंट है आपके पास। थर्ड पॉइंट आपके पास है लाइन ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ना ये आपके COG में से ही पास कर रही होती है। ठीक है, अब ये आप ना आगे फर्दर देखोगे कि अगर आपके पास COG और LOG बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चले जाए ना तो भी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे LOG ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये ग्रीन से बना रही हूँ, तो जो मेरा ये फर्स्ट केस है ना, जो भी है ये आपके पास ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका LOG और COG दोनों बेस के अंदर है। ठीक है, अब अगर लेट सपोज सेकंड केस में कोई भी वजह हो सकती है आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो अनस्टेबल हो रहा है, तो हम इसका COG जो है ना वो बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मैं इसका COG यहाँ बना लेती हूँ।
ठीक है, अब आप ये आगे एग्जांपल्स देखोगे, ये COG बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर आता कैसे। अब आपके पास मैंने कहा लाइन ऑफ ग्रेविटी COG में से पास कर रही होती है, ठीक है, तो ये आपने जो है ना वो लाइन ऑफ ग्रेविटी बना ली LOG, ठीक है। अब सेकंड केस जो है वो आपका अनस्टेबल का है, क्यों? क्योंकि इसका जो आपके पास COG है और LOG वो दोनों बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर है। ये बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, आपके पास COG LOG जो है अगर बेस ऑफ सपोर्ट के इन बिटवीन अंदर है ना, तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टेबल होगा। आपके पास ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है, एक अगर यहाँ पे आपके पास LOG है COG है तो भी स्टेबल है। बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर आपके ये दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। अगर ये बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चले जाए तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। Unstable. अनस्टेबल हो जाएगा। समझ आ रही है ये बात? यस। ठीक है, अब जैसे इसकी जो है ना आगे ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, यस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Ma'am, आ रही है। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास जो है ना वो एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इन्होंने जो येलो लाइन शो की हुई ना, बेसिकली वो आपकी LOG है, ठीक है। इसको जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये आपका जो पॉइंट है ना ये आपका है COG का पॉइंट है, ठीक है। ये जो येलो लाइन है ये आपकी LOG है, ठीक है। अब जो इसकी बेस है ना, बेस आपके पास जो है ना वो ये आएगी जो मैं पिंक से ड्रॉ कर रही हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। स्टेबल है। Stable है। स्टेबल है क्योंकि उसका COG और LOG दोनों बेस के अंदर है, ठीक है। यस मैम। तो वो बेस के अंदर है तभी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है। आप देखो वो इस पोजीशन में गिरेगा तो नहीं ना, क्योंकि उसने अपने हाथों से भी सपोर्ट ली हुई है, अपने फुट से भी सपोर्ट ली हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास बेस ऑफ सपोर्ट क्या होगी है? वाइड होगी है। तो बेस ऑफ सपोर्ट जब वाइड हो जाती है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, पॉइंट जो भी येलो से मैंने बनाया, ठीक है। आपके पास LOG और COG दोनों बेस के अंदर है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेबल है। समझ आ गई ये बात? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होना जरूरी है लेकिन मिड में होना जरूरी नहीं है। COG ये और आपके LOG पास के मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास अगर वो यहाँ पे भी है ना पॉइंट, जैसे इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये आपकी बेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। आपके पास जो है ना लेट सपोज ये COG वाला पॉइंट था, ठीक है, और ये आपकी LOG है, ये भी आपके पास जो है वो स्टेबल है, ठीक है। अगर वो इस एज पे आ जाता है ना, जैसे कि अगर हम इसको इस एंड पे बना लें तब भी वो स्टेबल है, ठीक है। अगर वो मिड में है तब भी वो स्टेबल है। बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होंगे तो ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ठीक है। अगर तो वो बाहर चले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई यस ये मैम। बात? यस मैम। अब ये आपके पास जो है ना वो पॉइंट है कि आपके पास क्या होना चाहिए, जितना आपका COG कम होगा उतनी आपकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है? मीन्स कि जब जितना हाइट नीचे होगी, छोटी होगी, तो वो जितना उतनी क्लोज होगा स्टेबिलिटी उसके ज्यादा होगी। और सेंटर ऑफ उतनी जितनी ग्रेविटी जितना स्टेबिलिटी। क्लोज होगा बेस ऑफ सपोर्ट के उतना ही अच्छा ज्यादा। ठीक है, ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ लिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, एक आपके पास शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट मैन है, एक टॉल मैन है, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? शॉर्ट शॉर्टमैन। शॉर्ट अच्छा, शॉर्ट शॉर्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। लेट सपोज इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट था ना वो यहाँ पे बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ बना लिया, इसकी बेस ऑफ सपोर्ट ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। यस। और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम बना लेते हैं ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपने कहा ये स्टेबल है आपके पास, यस। ऐसे ही कहा, ठीक है। ये स्टेबल क्यों हो गया? इस क्योंकि क्योंकि इसकी सेंटर लाइन ऑफ ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी क्लोज है। बेस ऑफ सपोर्ट के सेंटर ऑफ बीच में आ ग्रेविटी गई इसकी है। बेस ऑफ सपोर्ट में। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा कि ये आपने बता दिया फर्स्ट केस आपके पास स्टेबल है, मुझे तो सेकंड केस भी स्टेबल लग रहा है, क्यों? इसकी सपोर्ट ज्यादा क्योंकि है क्योंकि वो और वो लाइन उसके ऑफ अंदर लाई कर रहा ग्रेविटी है। जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर लाई कर है। ये भी एक केस हो सकता है और एक ये भी केस हो सकता है। अब देखो फर्स्ट केस में बेस ऑफ सपोर्ट कम है, सेकंड केस में ज्यादा है। तो अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी इंक्रीज भी हो जाती है तो आपके पास ऑब्जेक्ट स्टेबल ही रहेगा,
क्योंकि उसकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो इंक्रीज कर गई। हमने यही पढ़ा है ना कि बेस ऑफ सपोर्ट अगर इंक्रीज कर जाए तभी ऑब्जेक्ट स्टेबल है, अगर सीओजी हाइट में कम हो तब भी वो स्टेबल है। तो अब फर्स्ट केस में बेस ऑफ सपोर्ट कम है लेकिन सीओजी की हाइट कम है, ठीक है, तो ये भी स्टेबल है। सेकंड केस में बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होगी लेकिन सीओजी की हाइट इंक्रीज करेगी तो वो भी स्टेबल है। समझ आ रही है कंपैरिजन कैसे की है? यस यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब अगर आप इस सेकंड केस की लाइन ऑफ ग्रेविटी भी ड्रॉ करोगे ना वो भी बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो मतलब आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल है। एक में सीओजी की हाइट कम है, एक में ज्यादा है, एक में बेस ऑफ सपोर्ट कम है और एक में ज्यादा है, ठीक है। दोनों कंडीशंस में से एक भी अगर सेटिस्फाई होती है तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अब ये एग्जांपल आ गया आपके पास ट्रैफिक कोन की, ठीक है। अब ये जो ब्लू डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीओजी। सेंटर ऑफ सी ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अच्छा, ये जो ऑरेंज एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीओएस। बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट। ये बेस ऑफ सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये उसकी जो हाइट है ना बेस ऑफ सपोर्ट से, ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। स्टेबल है स्टेबल। ये स्टेबल क्यों हो गया? स्टेबल। क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है। बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो लाइन ऑफ और ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बेस ऑफ क्लॉज। सपोर्ट के बीच में है। ठीक है। अब ये ट्रैफिक कोन स्टेबल क्यों हुई है? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो है और यस इसकी बेस भी क्या है, वाइड है, यस। ठीक है। तो इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी जिसकी वजह से आपके पास ट्रैफिक कोन क्या हो गई है, स्टेबल हो स्टेबल। गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल, ठीक है। अब ये तीनों केसेस जो है ना वो अनस्टेबल के हैं। आप लोग मुझे बताओ ये क्यों हुआ ऐसे? मैम इसके अंदर बेस ऑफ जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बेस ऑफ ग्रेविटी सपोर्ट बेस से ऑफ बाहर सपोर्ट से चली बाहर जा आ रही है गई। और लाइन ऑफ ग्रेविटी जस्ट आउटसाइड सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें ना, आपके पास ये जो वाइट एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस ऑफ लाइन ऑफ सपोर्ट। ग्रेविटी। सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी को बेसिकली ये आपके पास इंडिकेट कर रहा है। जो व्हाइट एरो है ये LOG को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ब्लू डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दोनों तीनों केसेस में आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ठीक है। जो ये ऑरेंज एरो है ये क्या चीज है? बेस ऑफ बेस सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट। ये बेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। अब आप देखो ये तीनों केसेस में आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर है, यस मैम। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपके पास? अनस्टेबल। अनस्टेबल हुआ, ठीक है। स्टेबिलिटी की कंडीशन आपके पास क्या है कि आपके पास बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए, लाई करने से। ठीक है। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। अब कोई आपके पास पिक्चर है उसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे ये स्टेबल है या अनस्टेबल? यस। यस मैम। वैसे इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए एक। अब आपके पास दो और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना वो एक ये एग्जांपल है, ठीक है, और एक ये एग्जांपल है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड सेकेंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया? बेस ऑफ सपोर्ट क्योंकि उसकी ज्यादा वाइड है। इससे वाइड है क्योंकि उसकी बेस ज्यादा है। बेस ऑफ ठीक सपोर्ट है, इसकी हाइट बेस है। ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो गई है, ठीक है। और फर्स्ट केस में बेस ऑफ सपोर्ट कम है, ठीक है। अब आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट्स सपोज जो है ना वो इधर आ रहा है, दोनों ही आपके पास जो है ना वो स्टेबल है, स्टेबल है। ठीक है। Yes. ठीक हो गया, समझ आ गई है ना? मतलब आइडेंटिफाई कर लेंगे ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब ये आपके पास तीनों पॉइंट्स है कि स्टेबिलिटी बेसिकली जो है ना वो इन तीनों फैक्टर्स पे जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है, जो मैंने आपको अभी जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये उनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। बेस ऑफ सपोर्ट बेसिकली क्या होता है? एरिया विद इन द ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना वो तीन एग्जांपल्स हैं, ये नजर आ रही है? एक मिनट, इसको मैं वाइट कर देती हूँ थोड़ा। अच्छा, अब ये जो सी आपके पास ए वाला केस है, ठीक है, इसमें जो क्रॉस है ना बेसिकली तीनों केसेस में क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सीओजी को, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ये जो सी वाला केस है ना इसमें मैं आपको बताती हूँ, जो दो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, यस। ये बेसिकली क्रचेस हैं आपके पास, जो जिनको हम बैसाखियां कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? ए और बी वाले केस में नहीं है, सी वाले केस में है,
ठीक है। मुझे ये बताओ इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? MC वाला सी वाला। सी वाला बेस ऑफ स्पोर्ट ज्यादा हो गया। इसकी बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बेस ऑफ सपोर्ट में ही है। यस मैम। यस ठीक यस है, मैम। बेसिकली ये जो क्रॉस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सीओजी ये को सेंटर रिप्रेजेंट कर ऑफ रहा है, ठीक है। अब बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ये चीज आ गई है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपके पास स्टेबल है। ए और बी वाला स्टेबल है कि नहीं है? मैम वो भी स्टेबल है। वो भी स्टेबल है। या वो स्टेबल कैसे हो गए? मैम उनकी भी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ स्पोर्ट के अंदर ही है। और बी वाला जो केस है उसमें भी स्टेबल है। ये स्टेबल तीनों ही है स्टेबल आपके है। पास, ठीक है, तीनों ही आपके पास स्टेबल हैं, क्योंकि ये देखो ये आपके पास जो है ना बेस ऑफ सपोर्ट है, ये जो आपके पास दोनों और उसके अंदर ही आपका सीओजी का पॉइंट आ रहा है, यस ठीक है। और ये आपकी बेस ऑफ सपोर्ट है और उसके अंदर ही आपका सीओजी का पॉइंट आ रहा है, तो मतलब ये तीनों यस केसेस आपके पास क्या हैं? स्टेबल। स्टेबल के हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये स्पेसिफाई करना चाहें कि कौन सी आपके पास इमेज मोर स्टेबल है, तो वो सी वाली है। क्यों? यस क्योंकि सी वाली में एक चीज जो है वो इंक्रीज्ड है, बेस ऑफ सपोर्ट बेस उसमें क्या ऑफ है? सपोर्ट। ज्यादा है, ठीक है। समझ आ गई ये बात? यस मैम। अच्छा, अब ये जो है ना वो सीओजी जो है ना कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने शायद बताया था, प्लम लाइन मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, ये कॉर्नर्स है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। आप क्या करोगे, टर्न वाइज पहले आप जो है ना वो 1 पॉइंट के साथ जो आपके पास फर्स्ट कॉर्नर है इसके साथ प्लम लाइन अटैच करोगे। वैसे कभी देखी हुई है प्लम लाइन? यस। ये वैसे Yes. यूज कहाँ करते हैं? मैम रोड्स बनाने के लिए। बेसिकली कंस्ट्रक्शन में जब आप लोग देखो वो प्लम लाइन यूज कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सरफेस जो है वो इवन करने के लिए बेसिकली ये यूज होती है, ठीक है। जो वो यूज करते हैं वो डिफरेंट होती है, जो ये वाली है ना आपके पास वो होती है एक वायर होती है, उसके साथ जो है ना वो मेटल का पीस जो है ना वो अटैच होता है, ठीक है। अब बेसिकली आप क्या करोगे, टर्न वाइज इसको जो है ना वो कनेक्ट करते जाओगे प्लम लाइन के साथ, ठीक है। अब जैसे ही आपने जैसे इसको टिल्ट किया है ना, ये वाली पोजीशन में लेके आए हो, ठीक है, आप क्या करते जाओगे, प्लम लाइन अटैच करोगे तो उसके साथ एक डॉटेड लाइन जो है ना वो आप लगाते जाओगे, ठीक है। बारी बारी आपने यही करना है, 4 कॉर्नर्स के साथ आपके पास जो है ना वो 4 लाइंस जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब जहाँ पे आपके पास ये सारी लाइंस जो है ना वो मीट कर रही होंगी ना एक सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा। समझ आ रही है बात? यस तो इस तरह जो है ना वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यस अब ये यहाँ पे ना इमेज जो है ना वो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर नहीं नजर आएगी आप लोगों को। ये जो LOG वाली सेकंड इमेज है ये नजर आ रही है आप लोगों को? ये यस वाली, आ रही है। ठीक है। आ रही है। अच्छा, अब इसमें ना आपके पास जो है ना वो ये वाला जो पॉइंट है ना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, ठीक है, जहाँ पे सारा उसका जो है ना ऑब्जेक्ट का मास जो है ना वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो बाकी पॉइंट्स है ना वो बाकी मेन पॉइंट्स है ना बॉडी के, उसको इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये आपका जो स्कल का पॉइंट है, ये आपका शोल्डर का है, ठीक है, ये आपका हिप का है, ये नी का है और ये एंकल का है। अब आप ये चीज इसमें नोटिस करो कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बेसिकली इन सभी पॉइंट्स में से पास कर रही है। नजर आ रही है ये क्लियर? यस ठीक है, मेजोरिटी जो है वो आपके इन पॉइंट्स में से वो पास करिए, ठीक है। और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी आपके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास करिए। अच्छा, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है। क्योंकि ये दोनों चीजें आपके पास जो है ना वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर, ये जो ग्रीन मैंने बनाया है यहाँ पे ये आपकी बेस ऑफ सपोर्ट है, और इसके अंदर ही आपके ये दोनों पॉइंट्स हैं, लाइन ऑफ ग्रेविटी वाले भी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले भी, ठीक है। तो ये यस बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टेबल हो स्टेबल। गया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास जो है ना ये डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है, इसको पढ़ें और बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपके पास फर्स्ट इमेज की डिस्क्रिप्शन है।
For balance to be maintained, it is essential that the line from LOG should fall within the BOS. इसका क्या मतलब है? बताया हुआ है मीन्स कि की लाइन ऑफ कि ग्रेविटी या बेस ऑफ जी सपोर्ट तो के अंदर होनी चाहिए बेसिक बैलेंस सपोर्ट के के अंदर लिए। होना चाहिए। तभी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टेबल। स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा स्टेबल जी, होगा। सेकंड में वो क्या बता रहे हैं? जितनी ज्यादा लाइन ऑफ ग्रेविटी उससे बाहर लाई करेगी उतना वो अनस्टेबल होता जाएगा, उसकी उतना वो स्टेबिलिटी कम अनस्टेबल हो होता जाएगी। जाएगा, ठीक है, उतना ही वो आपके पास क्या होता जाएगा? अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। अब आपके पास फर्दर जो है ना वो 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट केस में इनमें से आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बी वाला। बी वाला। बी वाला हो गया, बी, ठीक है। बी वाला क्यों स्टेबल है भाई? उसकी बेसिक क्योंकि सपोर्ट इसकी बहुत बेस वाइड है। सपोर्ट वाइड है। बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज्ड है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या इशू है? बेस ऑफ सपोर्ट उसकी बेसिक सपोर्ट बेस ऑफ कम है। सपोर्ट कम है, बेस ऑफ कम है। सपोर्ट जो है वो कम है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, स्टेबल वो भी है आपके पास, ठीक है। बी में ये अगर कंपैरिजन किया जाए ए से बी का, तो बी आपके पास जो है वो मोर स्टेबल है, ठीक है। ये यस। अगर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है, तो ये लाइन ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या कर रही है? बेस ऑफ सपोर्ट में लाई कर रही है, स्टेबल है। अच्छा, अब सी वाला आपके पास केस है, ये उसकी बेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो अगर हम लाइन ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ करें तो ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। क्योंकि आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी दोनों बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चले गए, ठीक है। यस मैम। तो ये यस आपके मैम। पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यस। यस मैम। अच्छा, एक और चीज भी आपकी जो स्टेबिलिटी है ना उसको अफेक्ट कर रही होती है, उस वो आपके पास बेसिकली क्या होती है? मैस होती है, ठीक है। अब मैस भी क्या करेगा? आपकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। कैरिंग वेट इन बोथ हैंड्स विल इंक्रीज स्टेबिलिटी देन इन केस ऑफ कैरिंग अ वेट इन वन हैंड। इसका क्या मतलब है? मैं मीन्स के जब दोनों हाथों में वेट होगा तो फिर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अ, अ, और इसकी उसके सरफेस बजाय ज्यादा होगी। जब मैम एक हाथ में पकड़ने के बजाय। दोनों हाथों में होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा ना। हम्म, दोनों हाथों में होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही हाथ पे एक पकड़ लोगे तो आप तो अनस्टेबल हो वो जाओगे, बैलेंस। ठीक है। यस। जैसे कि यहाँ पे एक हाथ में मैथ्स के होगा लिए तो उन्होंने बैलेंस लिखा, नहीं। मैथ्स के लिए उन्होंने लिखा है मैथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी द ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। अब डायरेक्टली का मैंने आपको क्या बताया था? एक क्वांटिटी इंक्रीज करें तो दूसरी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। अगर हम मास इंक्रीज कर दें तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगी। मास कम कर दें तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्लियर है, समझ आ गई हैं, यस मैम। ठीक है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये मैंने LMS पे लगा दिया हुआ है ना लेक्चर, ये मैंने अपलोड किया हुआ है वहाँ पे, यस मैम आपने अपलोड किया। अपलोड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है वैसे पिछली स्लाइड में से? नो जो मैम। भी समझ आ गया आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। यस मैम। यस मैम। ये नजर आ रही स्लाइड? यस। अच्छा, क्या लिखा हुआ है अभी? क्या पढ़ना है? टोन। टॉर्क। टोर का आपके पास क्या होता है बेसिकली? रोटेटरी फोर्स। रोटेटरी फोर्स, रोटेटरी फोर्सेस। टर्निंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। और अच्छा, जो ये इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, ठीक है, बेसिकली ये आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉर्क। टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मैम इसमें ये बताया हुआ है अगर ऑपोजिट फोर्सेस और इक्वल हो
तो रिजल्टेंट Yes, जीरो ही ma'am. आएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कह सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ की। यस मैम। यस मैम। कैसे कह सकते हैं? मैम उसमें यही है, फोर्सेस अगर इक्वल हो और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो आता है। फोर्सेस यस का मैम। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए इक्वल टू जीरो। ठीक है, उन्होंने एक F1 फोर्स इनिशियली बताई है, ठीक है, और F2 फोर्स को वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वो F1 ही फोर्स है लेकिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन आपके पास ऐसे है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू जीरो, तो ये इक्वल टू जीरो कैसे आएगी? जब आप F2 की वैल्यू पुट करोगे F1 माइनस F2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? इक्वल टू जीरो हो गई। ठीक है, अब Yes. टॉर्क बेसिकली आपके पास जो है ना, वो टॉर्क के लिए इक्वेशन जो हम यूज करते हैं ना, टॉ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अभी आप लोगों को डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट पता है? पढ़ा हुआ है वैसे कभी? Yes, ma'am. Scalar and vector Yes, ma'am. quantity. पढ़ा हुआ है। जैसे अगर आप निकालते हो ना आपके पास ए डॉट बी, ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास एट द एंड ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ए डॉट बी अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो लेट्स सपोज मेरे पास वैल्यू आ जाती है 7। अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, तभी हमने इसको क्या नाम दिया है? उसको हमने स्केलर प्रोडक्ट कह दिया। ठीक है, अब जब हम क्रॉस की बात करेंगे ना, ए क्रॉस बी, तो वो बेसिकली आपके पास किसको इंडिकेट करता है? वेक्टर प्रोडक्ट करता है। ठीक है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है तो उसमें एक तो मैग्नीट्यूड आएगा ही आएगा, साथ क्या आएगी? और एक डायरेक्शन भी होती है, आएगी, डायरेक्शन। साथ उसके डायरेक्शन भी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली टॉर्क आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर कौन सी Vector. क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखने वाली है, ये रेडियस नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, हमने पहले पढ़ा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज स्केलर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर ठीक है, तो फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, रेडियस के लिए हमने पढ़ा है, रेडियस आपके पास क्या होता है? जस्ट अ नंबर होता है। ठीक है, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी, रेडियस मींस लेंथ, लेंथ आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपके पास जो है वो क्या है? ये मोमेंट ऑफ आर्म है। ठीक है, Yes. अब बेसिकली मोमेंट ऑफ आर्म आपके पास क्या होता है? ये रोटेशनल इफेक्ट होता है आपका फोर्स के, मतलब फोर्स अगर आप रोटेटरी एक्शन में अप्लाई करो तो वो बेसिकली आपके पास क्या होता है? टॉर्क होता है। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में जो है ना वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का क्या मतलब है? यानी एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम। अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो दूसरी जाएगी। चीज डिक्रीज अब होगी। जिस भी ऑब्जेक्ट का, ये याद रखें, जिस भी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ आर्म अगर इंक्रीज्ड है ना तो उसकी फोर्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज कम होगी। होगी। ठीक है, वो कम होगी। अगर उसका मोमेंट ऑफ आर्म जो है वो कम है तो उस पर कितनी फोर्स, उस पर आपको फोर्स ज्यादा ज्यादा होगी। फोर्स जो है ना वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप जो है वो टॉर्क जनरेट कर सकते हो। समझ आ रही है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. अब जैसे आपने टॉर्क की वैसे कॉमन एग्जांपल क्या है? बहुत बहुत कॉमन। Um, वो जो नट को हम करते हैं उससे जो हम क्या करते हैं? कभी टायर चेंज करते हुए देखा है? टाइट करते यस हैं। yes. मैम, वो जो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्पीड रेंच होता है होता है, जो भी रेंच से जब हम नेट टाइट करते हैं तो उसके लिए। वो आपके पास एक एग्जांपल हो सकती है टॉर्क की। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या कर रहे होते हो आप? फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो अराउंड सम एक्सिस, अराउंड अ पिवट। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है, दो एग्जांपल्स क्या हैं? ये आपके पास जो है ना, ये जो ये पॉइंट है ना, इसको हम कह देते हैं पिवट पॉइंट कह देते हैं, या इसको एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली पिवट से ही इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मोमेंट ऑफ आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये आपके पास जो है ना वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने दोनों इमेजेस में आपको फर्स्ट इमेज में कहा है कि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हुआ है और सेकंड इमेज में कहा है जीरो टॉर्क जनरेट हुआ है। इस इमेज में क्या चीज चेंज है जिसकी वजह से उसने ऐसे कहा है?
अगर इसमें मूवमेंट आर्म हमारे पास ज्यादा होगा तो हमें मोमेंट फोर्स आर्म कम चेंज लगानी है। पड़ेगी। हो रही है। क्या हो रही है? अच्छा मोमेंट आर्म ये चेंज है मैम। मोमेंट ऑफ आर्म चेंज हो रहा है। मोमेंट ऑफ आर्म वही है, ठीक नहीं, है। मोमेंट ऑफ आर्म अगर दोनों ज्यादा है तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ रही है। मोमेंट ऑफ आर्म की जो मैम लेंथ है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज है। फोर्स की डायरेक्शन चेंज है ना। यस। एक यहाँ पे फोर्स इस मोमेंट आर्म की डायरेक्शन की है, चेंज। यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन की है। तो अभी मैंने आपको बताया, हमने जो टॉर्क की इक्वेशन देखी थी, टॉर्क की इक्वेशन ये है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बेसिकली आप क्या करते हो, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। जब आपने डॉट प्रोडक्ट स्टडी करना होता है ना, जब हम लिखते हैं ए डॉट बी, तो इसको ओपन कैसे करते हैं? इसको ओपन करते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखना होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे ओपन करते हैं? वो आपके पास आता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा विद सम डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब टॉर्क के लिए जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हो, ओपन करते हो, तो टॉर्क की इक्वेशन बनती है टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ थीटा विद सम डायरेक्शन, ऐसे ही बनेगी ना, यस। ठीक है। अब देखो, उन्होंने आपके पास जो फर्स्ट इमेज थी, फर्स्ट इमेज में देखो आपके पास आर का और एफ का एंगल कितना बन रहा है? 90। 90 बन रहा है, ठीक है, गुड। क्या आपके पास टॉर्क की इक्वेशन आप देखो, आपके पास आएगी आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो एंगल फर्स्ट केस में कितना बन रहा था? बन रहा था 90। और 90। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 91 होता है, गुड, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ। आर एफ का मतलब है कितना टॉर्क आया? मैक्सिमम टॉर्क आया, ठीक है। तभी उन्होंने फर्स्ट इमेज में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क क्योंकि मोमेंट ऑफ आर्म का और फोर्स का एंगल कितना बना हुआ है? 90 बना हुआ है। 90 अब 90। डिग्री। सेकंड इमेज में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जीरो टॉर्क। क्यों? क्योंकि एंगल कितना आ रहा है? कम आ रहा। एंगल है ही नहीं, जीरो एंगल है एंगल, जीरो जीरो है। एंगल। ठीक है। तो इसी इक्वेशन में अगर हम साइन जीरो पुट करें, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, ठीक है। यस। तो टॉर्क आप जीरो। अगर उसको तो मल्टीप्लाई पूरा करो जीरो आर एफ से। के साथ, तो टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है। यस। मतलब फर्स्ट केस में एंगल कितना आ रहा था? 90 डिग्री आ रहा था, और सेकंड केस में कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था, जीरो। ठीक है। तो ये बात याद रखें कि टॉर्क जब भी आपके पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, तो वो आपके पास किस एंगल पे आएगा? 90। जब आर और एफ का एंगल कितना 90 होगा? डिग्री पे। 90 डिग्री होगा, 90 ठीक है। डिग्री। तभी आपके पास जो है वो टॉर्क 90। प्रोड्यूस होगा, ओके। वरना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं सेकंड इमेज में इसको, स्क्रू को इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाऊं, तो क्या ये मूव करेगा? ये तो नट मूव ही नहीं करेगा आपके पास, ठीक है। तो रोटेशनली तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, तो जब यस। रोटेशनली इफेक्ट नहीं था, तो टॉर्क भी जीरो हो गया। यस। अगर आप फर्स्ट इमेज में देखो, तो उसमें रोटेशनली इफेक्ट यस। आ रहा है, आ रहा है। आपके पास नट जो है यस वो आ एक रहा है। एक्सिस पे मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज की, ठीक है। आपने मोमेंट ऑफ जी। आर्म के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की, तो आपके पास टॉर्क जनरेट हो गया, ठीक है। आप इस डायरेक्शन से फोर्स लगाओ तब भी टॉर्क जनरेट होगा, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाओ तब भी टॉर्क जनरेट होगा, क्यों? दोनों केसेस में यस। फोर्स जो है वो एक एंगल, एक सर्टेन एंगल पे अप्लाई हो रही है, तो आपके पास टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकंड केस में नहीं होगा, क्योंकि आपने फोर्स जो है यस। वो इस डायरेक्शन की अप्लाई की है, यहाँ आप फोर्स इस डायरेक्शन की अप्लाई करो। समझ आ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। समझ आ गया, यस मैम। ठीक है। यस मैम। काफी है, इतना एक ही स्लाइड एक्सप्लेन हुई है। यस मैम। चलिए याद रखें, यस इसको मैम। नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अटेंडेंस के लिए अटेंटिव हो जाएं।